दोस्तों 26 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा मास जेनोसाइड को कमिट किया जाता है, जहां पर स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और टीचर्स को टारगेट किया जाता है तो गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर लड़कियों के साथ रेप किया जाता है। स्टूडेंट्स को शूट करके उनके ही दोस्तों के द्वारा उन्हें दफन करने को कहा जाता है। खुद की देश की सेना के द्वारा ऐसी बर्बरता देख भारी मात्रा में लोग भारत में शरण लेने लगते और मणिपुर, बंगाल के स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगातार इन रिफ्यूजीज के रिगार्डिंग मदद मांगी जाती और तभी इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए इंडिया इस युद्ध में हस्तक्षेप करने के बारे में सोचता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि भारत 1971 का वॉर जीतने में कैसे कामयाब रहा और यह वीडियो हमारी बांग्लादेश वॉर सीरीज की दूसरी वीडियो है और पहले वीडियो में हमने बात किया था कि युद्ध शुरू होने के तात्कालिक कारण क्या थे और उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे आप बाद में जाकर देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 ऑपरेशन सर्च लाइट। दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट को स्टार्ट करते ही बहुत सारे लोग भारत में शरण लेने के लिए आने लगते हैं और अगर हम एग्जैक्ट फिगर में देखें तो करीब 10 मिलियन लोग भारत में रिफ्यूजी बनकर शरण लेने आए थे। 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के लॉन्च करने का मकसद सिर्फ पॉलिटिकल और मिलिट्री रिवेंज और अपोजिशन को हटाकर सभी सिटीज का कंट्रोल हासिल करना था और इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और टीचर्स को टारगेट किया गया था और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को यह लगता था कि यह काम वह बहुत ही कम दिनों में कर लेंगे, लेकिन वह बांग्लादेशियों के द्वारा किए गए रेजिस्टेंस से बहुत ही हैरान थे। इस ऑपरेशन में लगभग 3 मिलियन लोग मारे जाते हैं और 1971 में जब मिड मई में बंगालियों द्वारा अधिकृत आखिरी मेजर टाउन का पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो यह ऑपरेशन सर्च लाइट का मेन फेज खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 भारत 1971 के युद्ध में हिस्सा क्यों लेता है। दोस्तों, 1970 के दशक में इंडिया की आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वह लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज का देखभाल कर सके और इंडिया के लिए 1971 में इन रिफ्यूजीज को भारत में शरण देने से यह युद्ध लड़ना ज्यादा आर्थिक रूप से सस्ता था और यह बात उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता था कि जब तक वह ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आर्मी से फाइट नहीं करते तब तक ये रिफ्यूजी भारत में आते रहेंगे और इसी परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए उन्होंने फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ को बुलाया था और युद्ध के लिए तैयार होने को कहा, लेकिन फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह इस युद्ध के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, मानेकशॉ यह जानते थे कि बारिश का मौसम बहुत ही नजदीक है और जब इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में बारिश होती है तो नदियां समुद्र जैसी हो जाती हैं और अगर आप नदी के एक छोर पर खड़े हैं तो दूसरी तरफ देखना भी मुश्किल हो जाता है और इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को बारिश के सीजन खत्म होने तक रुकने को कहा। So she said, I don't mind if it's war. Oh, are you ready? I certainly am not. And I said, this was about 23rd of April. I said, you know, the Himalayan passes are opening. And if the Chinese give us an ultimatum, and I said, the monsoon will be breaking in a few days' time. And when it rains in that part of the world, it pours. Rivers become like oceans. If you stand on one bank, you can't see the other. My movement will be confined to roads. Because of climatic conditions, the Air Force will not be able to support me. And if I were to go in, I guarantee you. और यही कारण है कि इंडिया इस युद्ध में इतनी लेट एंट्री करता है। दोस्तों, इन कुछ महीनों के दौरान फील्ड मार्शल ने कुछ और काम करने को सोचा था। उन्होंने बांग्लादेश में पहले से ही लड़ रहे मुक्ति वाहिनी के सिपाहियों को हथियार देकर गोरिल्ला फाइटिंग में ट्रेन किया, क्योंकि उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर का फायदा वियतनाम की वॉर में देखा था, जहां पर अमेरिका जैसी मिलिट्री सुपर पावर को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने के पीछे एक और कारण यह भी था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से बेहतर ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेन को कोई और नहीं समझ सकता था और इन्हीं बंगा फोर्सेस ने इंडियन आर्मी की ग्राउंड पर बहुत ही ज्यादा मदद की थी। चैप्टर 3 भारत इतने कम समय में यह युद्ध जीतने में कैसे कामयाब रहा। दोस्तों,
जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन चंगेज खान को भारत पर लॉन्च किया जाता है तो उसी दिन से भारत अपनी जवाबी कार्रवाई को शुरू कर देता है। और जब 3 दिसंबर को यह युद्ध शुरू हुआ था तो किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह युद्ध महज 13 दिनों में ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, उस समय भारत टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए कैपेबल नहीं था और इसलिए इंडिया ने रशिया की मदद से चीन को कंट्रोल किया ताकि इस युद्ध में चीन इन्वॉल्व ना हो सके। दोस्तों, इंडिया ने यह भी प्लान किया था कि वह अपनी दोनों साइड में 2 तरीके के प्लान से जाएगा, जहां पर वह वेस्टर्न साइड में डिफेंसिव और ईस्टर्न साइड में ऑफेंसिव रहने का फैसला करता है। पाकिस्तान इसका फायदा उठाने के लिए लोंगेवाला में अपनी पूरी फोर्स के साथ घुस जाता है और भारत के पास लोंगेवाला में मुट्ठी भर सैनिक होने के बावजूद पाकिस्तान को लोंगेवाला में हराने में कामयाब रहता है। दोस्तों, अगर ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली ईस्ट पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था और वेस्ट पाकिस्तान से कोई भी मदद ईस्ट पाकिस्तान में पहुंचने नहीं दिया। अगर आप ईस्ट पाकिस्तान के मैप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ईस्ट में यह मदद या तो ओशन के थ्रू पहुंच सकती थी या तो एयर के थ्रू। इंडिया ने इन दोनों ऑप्शंस को बंद कर दिया। जहां इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने नेवी को ब्लॉक किया तो वहीं एयरफोर्स ने एयर रूट को ब्लॉक किया और जरूरी गोला बारूद और संसाधनों के न पहुंचने से पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान में लड़ना नामुमकिन सा हो गया था और 13 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान की सेना के 93,000 फौजियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और दोस्तों, यह युद्ध के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और 16 दिसंबर को ढाका रेस कोर्स में पाकिस्तानी जनरल AK नियाज ने भारत के जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर दिया और बांग्लादेश आजाद हो गया। चैप्टर 4, अमेरिका बनाम सोवियत यूनियन। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा अध्याय तब घटित होता है जब कोल्ड वॉर की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने आ गए थे। जहां अमेरिका पाकिस्तान के साथ भारत से लड़ने आया था तो वहीं सोवियत यूनियन इंडिया की तरफ से अमेरिका के सामने लड़ने आया। दोस्तों, जब पाकिस्तान को यह लगा कि वह भारत से हार जाएगा तब उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने अपने 7वें नौसैनिक बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के खिलाफ डिप्लॉय किया। और उस समय पाकिस्तानी नेवी के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था और बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के भारत से हिंद महासागर में लड़ना लगभग नामुमकिन था। और अमेरिका का 7वां बेड़ा अपनी पूरी फ्लीट के साथ बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना होता है और इंडिया उस समय उस स्थिति में नहीं था कि वह अमेरिका जैसी महाशक्ति से मुकाबला कर सके। और INS विक्रांत का साइज भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से बहुत ही छोटा था और अमेरिकी नौसेना इंडियन नेवी के अपेक्षा में काफी स्मार्ट वेपन सिस्टम को कैरी भी कर रही थी, जिसका मुकाबला इंडियन नेवी नहीं कर सकती थी। और उस समय भारत ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी, जिसके जवाब में सोवियत यूनियन ने अपने नेवी वेसन और न्यूक्लियर सबमरीन को अमेरिकी नेवी को काउंटर करने के लिए भेज दिया। जब अमेरिकी नौसेना सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर सबमरीन और नेवी वेसन को देखती है तो वह पीछे हट गई, क्योंकि वह उस समय युद्ध को और भी लंबा बढ़ाना नहीं चाहती थी। और इसके परिणाम स्वरूप इंडिया को अपने मिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और सिर्फ यही नहीं, सोवियत नेवी ने 18 दिसंबर से 7 जनवरी तक इंडियन ओशियन में मौजूद रही ताकि इंडिया पर अमेरिका द्वारा कोई फ्यूचर अटैक न किया जा सके। चैप्टर 5, जियोपॉलिटिकल समस्याएं। दोस्तों, अगर हम जियोपॉलिटिकली रूप से देखें तो किसी भी देश की टेरिटोरियल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट ना करना और सैन्य हस्तक्षेप करना यूनाइटेड नेशन के नियमों के एकदम खिलाफ है। लेकिन अगर कोई भी देश किसी देश से सैन्य मदद मांगता है तो सैन्य मदद भेजना यूनाइटेड नेशन के नियमों के खिलाफ नहीं है। और ऐसा ही बांग्लादेश के केस में भारत ने किया, जहां बांग्लादेश के द्वारा सैन्य मदद मांगने पर भारत ने 1971 के युद्ध में हस्तक्षेप किया। दोस्तों, दूसरी बड़ी समस्या तब आई जब यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में यह मुद्दा उठाया गया कि भारत ईस्ट पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन भारत के पक्ष में सोवियत यूनियन द्वारा इस मुद्दे पर वीटो करने की वजह से यह मुद्दा उस समय रद्द हो गया और भारत को कोई और अन्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, इस युद्ध के समय जो भारत ने 26 मार्च से 3 दिसंबर के समय में जो तैयारी की थी, उसने भारत की इस युद्ध में बहुत ही मदद की, चाहे वह मिलिट्री तैयारी हो या जियोपॉलिटिकल प्रिपरेशन। भारत ने हर रूप से अपने आप को इस युद्ध के लिए तैयार किया, जिसकी वजह से भारत को अंततः सफलता मिली और इस युद्ध के खत्म होने पर एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का।
और भारत को रशिया के रूप में एक लंबे समय का एक साथी भी मिल गया था। दोस्तों, इस सीरीज में इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।